हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पार्ट 1 को देख कर आएँ। उसमें मैंने बहुत अच्छे से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाया है पूरे बैकग्राउंड के साथ, कि यार ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट में इंस्टीट्यूशन का महत्व था। फिर बीच में जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया तो उस समय इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर कर दिया गया। फिर से इंस्टीट्यूशंस का रिवाइवल होता है। तो दोस्तों 1970s 1980s में तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और आज हम इंस्टीट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। व्हाट इज मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? Politics is the social activity, that is, politics is related to the individuals of the society। हम देखते हैं कि किस प्रकार से बिहेवियर है, व्यवहार है इंडिविजुअल्स का अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति। तो दोस्तों, इस कंटेक्स्ट में हम लोग इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हैं। अभी पहले क्या था और क्या होता है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगर आपको क्लैरिटी अगर डेवलप करना है तो आप प्लीज़ 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 पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखें। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे अपने लाइफ में। इसीलिए मेरे चैनल का नाम ही है पढ़ो तो ऐसे ऐसे पढ़ो कि कभी भूलो मत, वरना आप तो एग्ज़ाम फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लिखेंगे, फिर 3 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाता है, भगवान जाने। तो दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि उसमें मैंने पहले पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बार न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था जॉन मियर के द्वारा। जॉन मियर और उनके कुछ सपोर्टर्स थे, उनके कुछ हेल्पर्स थे, उनके कलीग्स थे। अगर बोला जाए तो जॉन मियर और उनके कलीग्स के द्वारा। कलीग्स कौन कौन थे? ब्रैन रोवन थे, लाइन जूकर थे। ये सब 1977 में सबसे पहली बार न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने पेश करते हैं कि भैया आप इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए। इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, सो यू कैन नॉट इग्नोर द इंस्टीट्यूशंस। ये जो आइडिया था सबसे पहले किसने दिया था? जॉन मियर ने दिया था, और उनके कलीग्स ब्रैन रोवन, लाइन जूकर ने 1977 में, फिर रिचर्ड स्कॉट ने दिया 1983 में। लेकिन दोस्तों, ये जो आइडिया है, ये जो अप्रोच है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का, इसे पॉपुलर बनाया जेम्स जे ऑल्सन और जोहान पी मार्च ने। और इसीलिए दोस्तों, इन दोनों को फादर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। ये दोनों एक बुक लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, अपने आंसर्स में मेंशन कीजिएगा। रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस, द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1989। तो दोस्तों, यहाँ से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का शुरुआत होता है। अब हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं इंस्टीट्यूशंस का अकॉर्डिंग टू न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो था, जो एरिस्टोटल के समय का था, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता था, उसके अनुसार इंस्टीट्यूशंस का जो डेफिनेशन था अलग था। और आज सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में, मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच में, ठीक है ना। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन होगा वो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में किया जाएगा कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अदा करती हैं इन डिसाइडिंग, इन डिटरमाइनिंग द एक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। चलिए दोस्तों, इस चीज़ को देखते हैं। ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उसे देख कर आए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आगे है इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का कहना है कि भैया तुम इंस्टीट्यूशंस को किसी वस्तु के रूप में नहीं देखो, किसी चीज़ के रूप में नहीं देखो। तुम इंस्टीट्यूशंस को एक प्रोसेस के रूप में देखो, एक प्रक्रिया के रूप में देखो, जो कि इंडिविजुअल्स हैं हमारे सोसाइटी में, उनके बिहेवियर को शेप करता है। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होता है।
इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन एक आइडिया है, इंस्टीट्यूशन एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन वह जरिया है, वह माध्यम है जिससे इस आइडिया को हम प्रैक्टिकल शेप देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन, शिक्षा, यह एक विचार है, यह एक इंस्टीट्यूशन है। और जो स्कूल है जिसके द्वारा हम लोग एडुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन नॉट टच द इंस्टीट्यूशंस बट यू कैन touch the organizations, you can feel the organizations. The organizations are physically present but institutions are not physically present because they are the ideas. तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होता है जिसे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बताता है। तो आगे जो है माई डिक्शनरी ये डिफाइन करता है इंस्टीट्यूशन को एज एस्टैब्लिश्ड लॉ, कस्टम और प्रैक्टिस। क्या है इंस्टीट्यूशन? तो एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है, कस्टम है अर्थात परंपरा है, या एक चलन है, प्रैक्टिस है। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ, एक आपके पॉलिटिकल थिंकर होते हैं डॉगलस नॉर्थ। डॉगलस नॉर्थ इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करते हैं, एन इंस्टीट्यूशन इज एनी फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रेंट दैट ह्यूमन बीइंग डिवाइज टू शेप एक्शंस। एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वह एक प्रतिबंध के रूप में काम करता है जो कि मनुष्य अपने बिहेवियर को शेप करने के लिए खुद से बनाता है। एग्जाम्पल एडुकेशन। एडुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है जो कि स्कूल नाम के ऑर्गेनाइजेशन से चलाया जाता है। और क्या स्कूल आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है कि आप पे कुछ प्रतिबंध लगाता है और इस प्रकार से आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है? तो हाँ बिल्कुल, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, आईडी कार्ड पहन कर जाते हैं, अटेंडेंस देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये जो प्रतिबंध हैं, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं अर्थात औपचारिक भी हो सकते हैं, अनऔपचारिक भी हो सकते हैं। तो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल कॉन्स्टेंट हैं, जैसे में कन्वेंशंस, जो परंपराएं हैं, जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मल कॉन्स्टेंट्स से जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जो फॉर्मल कॉन्स्टेंट्स को हम पे इम्पोज करते हैं, उन्हें हार्ड इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और ये आगे आएगा इसलिए अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो अभी यही जानते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जैसे परिवार, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ भी प्रतिबंध है और ये भी आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है, पर ये इनफॉर्मल कॉन्स्टेंट्स हैं, ये फॉर्मल नहीं है, ये कहीं कानून की किताब में नहीं लिखे हुए। सुप्रीम कोर्ट ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि जस्टिस के आइडिया पे बना है। ये भी आपके बिहेवियर को इसको डिसाइड करता है, आपके एक्शन को शेप करता है, पर ये फॉर्मल कॉन्स्टेंट पे बना है, कानून पे बना है, रूल्स पे बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या डॉगलस नॉर्थ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये आप जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर्स में कि ऐसा क्या हो गया 1970s में, 1980s में, क्या उस समय का सर्कमस्टेंसेस था, क्या सिचुएशन था जिसके कारण से इंस्टीट्यूशंस रिवाइव हुए, जिसके कारण से इंस्टीट्यूशन फिर से केंद्र में आया। पॉलिटिकल साइंस के इंस्टीट्यूशन को महत्व मिलने लगा जिसे हमने छोड़ दिया था व्यवहारवादी आंदोलन के बाद। तो मार्च और ऑल्सेन जो है 1984 में एक एसे लिखते हैं और उसमें 4 कारण बताते हैं कि क्या ऐसे सिचुएशंस रहे, क्या परिस्थितियां रहीं जिन कारणों से इंस्टीट्यूशंस दोबारा से पॉलिटिकल साइंस के एरिना में आ गए। सबसे पहला है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस थे वो 1970s तक बहुत बड़े हो चुके थे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके थे, बहुत रिसोर्सफुल हो चुके थे, संसाधनों से भरे हुए थे। और अगर पहली नज़र में अगर देखें तो वो जो जीवन है, लोगों का जीवन है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो चुके थे।
तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के जो सपोर्टर्स थे, इन्होंने इस चीज़ को फील किया कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं मनुष्य के जीवन में। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस के एनालिसिस पे, उसके स्टडी पे लोगों का ध्यान गया। दूसरा, देखिए दोस्तों, कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो स्कूल्स थे, स्कूल्स का मतलब विचार होता है, स्कूल्स का मतलब जाने आने वाला स्कूल नहीं होता। तो कुछ कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो स्कूल्स थे, जो आपकी जो शाखाएं थीं, उन्होंने स्टेट को पढ़ने में फिर से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। जैसे में नियो मार्क्सिज्म ने, जिसको स्टैटिज्म भी कहा जाता है, सिमिलर हैं दोनों। तो बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के जो शाखा थे, जो आइडियोलॉजीज थी, जैसे में आप देख लीजिए नियो लिबरलिज्म इसी टाइम में आया। तो नियो लिबरलिज्म हो जाए या फिर आपको नियो मार्क्सिज्म ये हो, सब ने इंस्टीट्यूशंस पे अपने आप को शिफ्ट किया और फिर से स्टेट, जो कि एक इंस्टीट्यूशंस है, उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस इस समय में 1970s 1980s में केंद्र में आए। दोस्तों 1970s और 80s में वाइल्ड क्राइसिस हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ था, अर्थात महंगाई बढ़ गई थी, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अलग अलग जो देश थे, अलग अलग जो कंट्रीज थे, वो अलग अलग स्टेप्स ले रहे थे। उनका जो व्यवहार था इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए, वह अलग अलग था। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए लोगों के मन में दिलचस्पी आई कि भैया सब तो देश ही हैं, पर सब के सब इकोनॉमिक चैलेंज तो सबके लिए एक जैसा है, पर कोई कुछ और इसमें एक्शन ले रहा है, कोई इसमें और एक्शन ले रहा है, कुछ कंट्री और एक्शन ले रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हो रहा था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के कारण। जिस तरह के इंस्टीट्यूशन जिस देश में थे, उस तरह के एक्शन वह ले रहे थे। जहाँ पार्लियामेंट था वहाँ कुछ और हो रहा था, प्रेसिडेंट था वहाँ कुछ और हो रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट में दोस्तों सभी डिस्कस करके एक डिसीजन लेंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर होता है, तो वहाँ आपको टॉप डाउन अप्रोच चलाया जा रहा था। तो कुल मिला के यही बात था कि जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर था, इसने मदद किया समझने में द बिहेवियर ऑफ द स्टेट टू द कॉमन इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ 1970s एंड 1980s। इसीलिए इस समय में इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हो गए और इंस्टीट्यूशन के स्टडी में लोगों का ध्यान गया, और तब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए दोस्तों, जो थर्ड वर्ल्ड, अब फोर्थ मैं बता रहा हूँ, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे वो 1950s 1960s में इन्हें आज़ादी मिली थी। ये आज़ाद हुए थे तो इन्होंने अपने यहाँ, अपने कंट्री में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया था, उनको फॉर्म किया था। तो दोस्तों अब बहुत साल हो चुके थे, 30 से 40 साल हो गए इंस्टीट्यूशंस को बनाए हुए, मेनली जो कंट्रीज़ थे, और ये इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ इंस्टीट्यूशंस बने थे 30-40 साल पहले, उनको ज़रूरत थी उन इंस्टीट्यूशन को रीस्ट्रक्चर करने की, उन इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाने की। और यही कारण है दोस्तों कि फिर से इंस्टीट्यूशन के स्टडी में लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही हैं 1970s के टाइम में। यही 4 कारण है जिसके कारण से इंस्टीट्यूशंस रिवाइव होते हैं, जिसे हमने छोड़ दिया था व्यवहारवादी क्रांति के बाद। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कितने टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला आपका हार्ड इंस्टीट्यूशंस। तो हार्ड इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो एग्जिबिट करता है सोसाइटी का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया किसी सोसाइटी का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो गया, यही सब चीज़। तो ये जो हार्ड इंस्टीट्यूशन है, दे रिप्रेजेंट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दीज हार्ड इंस्टीट्यूशंस वर्क ऑन दी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये जो हार्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो औपचारिक
जो कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उस पर काम करते हैं। जैसे में हमारा पार्लियामेंट, जैसे में हमारा सुप्रीम कोर्ट, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द हार्ड इंस्टीट्यूशंस। हमारा अगर एक बड़े पैमाने पे देखें तो हमारा स्टेट अर्थात हमारा देश इंडिया, दैट इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑन द फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, सो इट इज ऑल्सो द हार्ड इंस्टीट्यूशंस. All the countries are the example of the hard institutions. All the organs of the government are the examples of the hard institutions. But my dear friends, they are important because they play the important role in deciding the behavior of the member of the society. So ये जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, इनके बिहेवियर को, इनके व्यवहारों को तय करता है हार्ड इंस्टीट्यूशंस. इसीलिए इनका सोशोलॉजिकल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशन है वह समाज के साथ जुड़े हुए हैं. हम लोग सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो समाज के लोगों के व्यवहारों को तय करते हैं. ऐसा क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैंने पार्ट 1 में बताया था, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स का मीनिंग यही है. पॉलिटिक्स इज द सोशल एक्टिविटी, द मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स. इसीलिए हम इंस्टीट्यूशंस का इंटरप्रिटेशन भी मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स के अनुसार कर रहे हैं. अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो फर्स्ट पार्ट को जाकर देखिए, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ. दूसरा है सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस. देखिए दोस्तों, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं जस्ट अपोजिट टू द हार्ड इंस्टीट्यूशंस. वो फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस पे काम नहीं करते, बल्कि इनफॉर्मल रूल्स पे काम करते हैं. जैसे में हमारे परंपराएं, हमारा कस्टम, हमारा कन्वेंशन, हमारा अंडरस्टैंडिंग, इन पर काम करते हैं. और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन डिसाइडिंग एंड शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी. इसीलिए इनका सोशोलॉजिकल एनालिसिस भी ज़रूरी है कि ये किस प्रकार से लोगों के व्यवहारों को तय करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन: फैमिली, परिवार. परिवार भी काम करता है आपका अनरिटन रूल्स पे, इनफॉर्मल रूल्स पे. इसीलिए तो दोस्तों, परिवार में पापा के साथ जो आप बात करते हैं अपने पिताजी के साथ, वो दोस्तों के साथ उस तरह से नहीं करते, और जो दोस्तों के साथ करते हैं ऐसे पिताजी के साथ नहीं कर सकते. आपका व्यवहार भले ही जो भी हो, आप भले ही कितनी भी गालियाँ देता है अगर देते हो, फिर भी ये आप पे प्रतिबंध लगाता है, परिवार आप पे प्रतिबंध लगाता है. आप परिवार में जाके ऐसे गालियाँ नहीं दे सकते. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन. मैरिज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे है, देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अनुसार 3 तरह का इंस्टीट्यूशनलिज्म है, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म. अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये तीनों के बारे में लिखना है. हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म. तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म. ये जो इंस्टीट्यूशनलिज्म्स के टाइप है, ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंस्टीट्यूशंस किसकी देन है. इंस्टीट्यूशन हिस्ट्री का देन है, इंस्टीट्यूशन सोसाइटी और कल्चर का देन है, या इंस्टीट्यूशंस रैशनल चॉइस का देन है. ये बताने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में. देखिए दोस्तों, हिस्ट्री इज नथिंग बट द पास्ट पॉलिटिक्स. जो भी राजनीति इतिहास में, जो भी राजनीति भूतकाल में हुई, पास्ट में हुई, वही आज हिस्ट्री बन गई. और आज जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है, आज के कई सालों के बाद वो भी हिस्ट्री बन जाएगी. तो हिस्ट्री कुछ भी नहीं बल्कि बीते हुए कल में जो राजनीति होती है वही इतिहास होता है. और जॉन सेली तो ये बोलते हैं, पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट एंड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स हैज़ नो फ्रूट. अर्थात हिस्ट्री के बिना जो पॉलिटिक्स है उसका कोई जड़ नहीं होता. मतलब आप पॉलिटिक्स को बिना हिस्ट्री समझ ही नहीं सकते. और आप अगर हिस्ट्री में देखिएगा तो जहां पॉलिटिक्स नहीं हुआ वहां कोई लाभ नहीं हुआ, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का कितना ज़्यादा महत्व है.
और इसीलिए हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है दैट द इंस्टीट्यूशंस विच आर फाउंड इन द सोसाइटी, वेदर हार्ड इंस्टीट्यूशंस और सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस, तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अनुसार इसमें दोनों तरह के आएंगे, हार्ड इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे और सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, सब में, तीनों में हार्ड इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अनुसार जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेदर हार्ड और सॉफ्ट आर द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट और हिस्ट्री। तो दोस्तों जो संस्था है हमारे समाज में, उन संस्थानों का जो जड़ है वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे इतिहास में जुड़ा हुआ है और सभी संस्थान हमारे इतिहास के ही देन है, हिस्टोरिकल इवेंट्स का ही देन है, ऐसा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, दैट इज द हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि भैया एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था 1688 में, 1688 में, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, अर्थात रक्तहीन क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति हिस्टोरिकल इवेंट था जिसके कारण से एक इंस्टीट्यूशन आया जो कि था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और दोस्तों ये जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आइडियाज़ को पास्ट से कैरी करके इम्पोज करने की कोशिश करते हैं अभी प्रेजेंट डे में ऑन द मेंबर ऑफ सोसाइटी, और इस तरह से वह इन्फ्लुएंस करते हैं द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर सोशोलॉजिकल एनालिसिस मस्ट बी डन। उसके आगे है सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखिए दोस्तों, इस व्यू का मानना है कि जो सोसाइटी होता है और जो कल्चर होता है, अर्थात जो आपका सोशल स्टेटस है, जो आपका कल्चर है, यह इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन डिसाइडिंग योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। और हम जानते हैं कि पहचान का कितना महत्व होता है राजनीति में, क्योंकि अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही दौर चल रहा है। जाति के नाम पे पहचान कराने की कोशिश करते हैं हम अपने आप की, धर्म के नाम पर अपने आप की पहचान कराने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कितना बड़ा रोल है। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आया कहाँ से? तो हमारे सोशल स्टेटस से, हमारे कल्चर से आया है, इसी का देन है। तो सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अनुसार जनरली द इंस्टीट्यूशंस आर द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। जो हमारे संस्कृति के नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उनसे ही मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो समाज में देखने को मिलता है उनसे ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का देन है। जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है हमारे सोसाइटी का, हमारे कल्चर का, उन्हीं के देन है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विच आर फाउंड इन द सोसाइटी। तो दोस्तों ये है व्यू आपका सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों देखना चाहें, फैमिली सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन है, मैरिज, कास्ट, रिलीजन, दीज आर द सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर influencing the behavior of the member of society. They are deciding the behavior of the individuals, thus they are important। और इसीलिए इनका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगला जो है वह है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो जो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है वह कहता है मैन इज अ रैशनल क्रिएचर। इसका मानना है कि जो मनुष्य होता है वह रैशनल क्रिएचर है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के पास इतना ज्ञान है जिससे वह तय कर सकता है क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। और मनुष्य हमेशा अपना झुकाव उसी ओर रखेगा जिस ओर उसे अपना हित दिखाई दे रहा है। और इसीलिए रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये आर्ग्यू करता है
दैट इंस्टीट्यूशंस आर द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है? तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हित है लोगों का, उनका देन है। पहले लोग अपना हित देखते हैं और अपने हित को देखकर संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस प्रोडक्ट है रैशनल चॉइस का, अर्थात हमने अपने रीजन के माध्यम से हमने अपने बौद्धिक क्षमता के माध्यम से हमने एक चॉइस बनाया और उसी का देन है इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल में बैंक, ऑल द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर द एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशंस। जैसे बैंक में आपका कल्चर का कोई रोल नहीं है भैया, आपका जो क्या सोशल स्टेटस है इसका कोई रोल नहीं है, हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, रोल है तो बस आपके हित का। आप उसी बैंक का मेंबरशिप लेंगे जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता हो। तो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म का यही कहना है कि इंस्टीट्यूशंस आर द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो हित हैं लोगों के वो गाइड करते हैं इन फॉर्मेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड बैंक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशंस। अब आगे है दोस्तों क्रिटिसिज्म देखते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का। देखिए, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का सबसे पहला क्रिटिसिज्म, ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो था वह हार्ड इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करता था कि हार्ड इंस्टीट्यूशंस क्या फंक्शन करते हैं, उनका क्या ढांचा है। हार्ड इंस्टीट्यूशन जैसे में स्टेट, जैसे में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आर्ग्यू करता था कि भैया हम लोग हार्ड इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करने के साथ साथ सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस पर भी उतना ही फोकस करते हैं। पर दोस्तों जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को पढ़ा जाता है तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये कह तो रहा है कि हम सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना हार्ड इंस्टीट्यूशंस पे, पर भैया अभी भी ये गलत बोल रहा है। अभी भी इसका ज़्यादा ध्यान हार्ड इंस्टीट्यूशंस पर ही है। सॉरी दोस्तों, स्पेलिंग गलत हो गया है, गार्ड नहीं होगा, ये हार्ड होगा, HARD। हार्ड इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस है। तो पहला क्रिटिसिज्म, दैट दे स्टिल फोकसेस ऑन दी हार्ड इंस्टीट्यूशंस। आगे वो बताते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस बने हैं। कोई बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो हिस्ट्री का देन है, कोई बोलता है कि इंस्टीट्यूशन जो है सोसाइटी, सोशल स्टेटस और कल्चर का देन है, कोई बोलता है इंस्टीट्यूशंस रैशनल चॉइस का देन है, जो हित हैं लोगों के उनके द्वारा इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होता है, उस बेसिस पे इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो ऑरिजिन है इंस्टीट्यूशन का बस इन्हीं 3 चीज़ों के माध्यम से नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। तो जो ऑरिजिन है उसको भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और मान लीजिए हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस जब हिस्ट्री में बने होंगे और आज है तो उनमें बदलाव हुआ होगा। तो कैसे एक इंस्टीट्यूशन में बदलाव होता है, क्या क्या कारण होते हैं बदलाव के, तो जो चेंज होता है इंस्टीट्यूशंस में उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये है दूसरा आपका क्रिटिसिज्म, इट क्लासीफाई द इंस्टीट्यूशंस बट नॉट एबल टू प्रोवाइड द एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑरिजिन एंड चेंज इन इंस्टीट्यूशन। तीसरा है दोस्तों पॉलिटिकल कल्चर। अगर आपने मेरे वीडियो से पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि पॉलिटिकल कल्चर बोलता है कि भैया अगर आपको बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को समझना है, अगर आपको व्यक्ति के व्यवहार को समझना है तो आप पॉलिटिकल कल्चर पढ़ो। बोलता था कि भैया सिर्फ और सिर्फ आप पॉलिटिकल कल्चर के माध्यम से ही व्यक्तियों के व्यवहार को समझ सकते हो, जो कि अपने आप में अतिशयोक्ति है। एग्जैजरेट करके बोल रहा है कि भैया सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर ही थोड़ी रोल अदा करता है इन डिसाइडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इसी तरह से ये भी जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये भी बहुत ज़्यादा जोर दे देता है ऑन दी इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और ये बोलता है कि अगर आपको लोगों के व्यवहार को समझना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के मदद से समझ सकते हैं, किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस उसके व्यवहार को डिसाइड करते हैं, जो कि फिर से अपने आप में एक अतिशयोक्ति हो जाता है, अपने आप में एग्जैजरेट करके ये बताता है। तो ये 3 क्रिटिसिज्म हैं दोस्तों, ये 3 क्रिटिसिज्म्स को आप ज़रूर लिखें। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, अगर आप इसको आंसर्स में इंक्लूड करेंगे
तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ अच्छा मार्क्स लाएं अपने सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशंस में, जो कि मई के महीने में होंगे प्रोबेबली। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आए तो उसको डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में देखें कि उसको लिखें कमेंट बॉक्स में कि क्या गलती हो रही है हमसे। मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।